जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का 9th नंबर टेस्ट कराएंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम 8वां का सेकंड पार्ट टेस्ट कराए थे। ये आपका कौन सा टेस्ट है? 9 नंबर है। 9 नंबर टेस्ट है क्या आपका? 9 नंबर में आपका फुल टेस्ट है और 10वां नंबर आपका सी साइड का टेस्ट है। ये जीएस का फुल टेस्ट है आपका। और जो हमने लास्ट टाइम 8वां टेस्ट कराए थे वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। उसमें पूरा करंट अफेयर टेस्ट के क्वेश्चन थे। 9 नंबर आपका फुल टेस्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हम लोग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको हम क्लास जैसे अपलोड करें आपको तुरंत क्लास मिल जाए। इसलिए क्लास को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले और कुछ बातें देख लेते हैं कि पीसीएस में कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे उन पार्टों में ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, क्योंकि 40 दिन बचा है। तो जो पीसीएस का मेन टॉपिक है उसमें आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आपका जियोग्राफी हो गया पोर्शन, साइंस में बायोलॉजी हो गया और पॉलिटी हो गया। ये पोर्शन आपके थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस करके अब पढ़ेंगे, मोर से मोर रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगा के अपना आप नंबर मैच करेंगे कितने नंबर आ रहा है, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि नंबर कम आ रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपका नंबर अच्छा आ जाए। क्योंकि अभी लास्ट टाइम अभी देखा 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया फाइनल का, उसमें मोस्ट ऑफ गर्ल्स ने टॉप किया है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ाई करिए, उसकी वजह से आप भी टॉप करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है तो इसलिए आवाज़ बीच बीच खराब आ सकती है। तो आप कंटिन्यू भरोसा बनाए रखें, हम आगे रेगुलर क्लास करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 के संदर्भ में आपको देखना कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा? इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी बिजली संपत्ति कर सीवरेज कर की दरें भी व्यवसाय की जगह औद्योगिक होंगे। क्या कह रहा मतलब? होटल्स विल गेट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री एंड द रेट्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स विल आल्सो बी इंडस्ट्रियल इंस्टेड ऑफ कमर्शियल। क्या कह रहा है? जितने टैक्स लगते थे अब कमर्शियल की जगह पे इंडस्ट्रियल टैक्स लगेगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा पहले। इसमें पॉलिसी के बारे में देखते हैं कि जो आपकी नई पेटेंट पॉलिसी है वो क्या कहती है। इसमें क्या है आपका, ये नई पेटेंट पॉलिसी जो 2018 में आई थी उसी के रिव्यू करके 2022 में रिव्यू की गई है। इसके तहत क्या है, जितने होटल हैं, होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। और इसमें क्या है, जो होटलों का टैक्स एज ए कमर्शियल लगता था, अब कौन सा टैक्स लगेगा उसमें? उसमें टैक्स इंडस्ट्रियल लगेगा। और इसमें सब्सिडी के रूप में क्या दिया गया है, इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए तक की और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और क्या, होटलों का उद्योग का दर्जा मिलेगा, यानी कि जो होटल थे उनको इंडस्ट्रियल का दर्जा प्राप्त दिया जाएगा। उसके साथ और क्या कह रहा है इसमें, और भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों रामायण सर्किट के रूप में, और भगवान कृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को कृष्ण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अब इसमें क्या पूछा है, पृथ्वी की त्रिज्या। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है। कितनी है? 6378 किलोमीटर है। और ये क्या है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यानी कि जो आर्डर क्रम देखा जाए सैनसिक तो किस नंबर पर ये तीसरा है। और यह द्रव्यमान में सौरमंडल का सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ज्वालामुखी के संदर्भ में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ठीक है, कह रहा है मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो जो आपका शील्ड ज्वालामुखी होते हैं ये सबसे क्या होते हैं, विशाल होते हैं। तो ये आपका कथन सही है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो हवाईयन ज्वालामुखी इनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जो हवाईयन ज्वालामुखी है वो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका है। मिश्रित ज्वालामुखी देख लेते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी में क्या है, बसाल्ट
की तुलना में थोड़ा ठंडा और अधिक चिपचिपा लावा के विस्फोट से होती है, और इस शील्ड ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलता है, जिससे और अधिक विस्फोटक बनता है यह। अगला क्वेश्चन आते हैं हम कुमारगुप्त। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी थी? कुमारगुप्त ने। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 415 से 455 ईस्वी पूर्व, यानी कि कितना है 415 से 55 के ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड इसका। और ये गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राटों में से एक थे, और उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या नींव रखी थी, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थान के रूप में उदित हुआ, और उन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया है? तो किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया है? तो इसको कौन किया है? कैरोलस लिनियस ने दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है एनिमल किंगडम, एक है प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में आते हैं हम लोग। 6 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्या क्या दिया है? ये साइट दिया है जियोथर्मल एनर्जी का, और दूसरा स्टेट है। जियोथर्मल साइट कौन सा साइट किस स्टेट में है? तो देखते हैं पहला दिया है ताता पानी। तो ताता पानी किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या है? मणिकरण। तो मणिकरण आपका किस किस स्टेट में है? ये हिमाचल प्रदेश में। ये आपका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? पक्रेश्वर, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तुआ आपका गुजरात में है। और देख लेते हैं तापी ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है? उनाई महाराष्ट्र में है, और जलगांव भी महाराष्ट्र में है। और अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों का कालक्रम लिखिए। तो दिल्ली जो सल्तनत था इसमें कालक्रम अगर देखें तो सबसे पहले आपका आता है गुलाम वंश आता है, क्योंकि आपने अगर दिल्ली पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये तो दिल्ली, ये आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर इसको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एक दो चार क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल रहते हैं और बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। इसको सही आर्डर क्रम में लगाना है। तो देखते हैं पहले हम लोग, तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था वो कौन सा था आपका? हमने बताया गुलाम वंश था। उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश आता है। फिर उसके बाद आपका तुगलक वंश आता है, सैयद आता है, और सबसे लास्ट में लोधी वंश आता है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद की आपका क्या हो जाता है? मुगल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अरिट्टापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्या कह रहा? अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है आपका? ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके ही मदुरई जिले में ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है, और ये तमिलनाडु का पहला और भारत का 35 यानी 35वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के संदर्भ में पूछ रहा क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग संसद के संदर्भ में क्या कह रहा है। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। तो उसके बाद अगला क्या ऑप्शन कह रहा है? संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अब तक संसद के दोनों सदनों में केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित है। तो इसके सभी ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आपका एडजर्नमेंट जो साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ये आपका क्या ऑप्शन सही है? ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है आपका? तो दूसरा कह रहा है आपका संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की। ये आपका कथन गलत है, क्योंकि संविधान ने संसद में कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को
घोषित किया है। और पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। अगला क्या है, अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त बैठक हुई हैं। तो यानी कि ज्वाइंट सेशन कितने हुए हैं अब तक टोटल? अब तक ज्वाइंट सेशन मात्र 3 हुए हैं। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। अब उसके बाद क्या बचा, संविधान के अनुच्छेद 80 से लेकर 123 तक संसद से संबंधित यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो ये आपका 80 से नहीं है, ये आपका 79 से लेकर 122 तक 122 तक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन सही हुआ आपका 1 और 3। तो इस हिसाब से सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये आपको सही है। जो फाइनल स्टेज होता है उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें आपका, जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो इसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट बाय आउटसाइड फोर्स इट इज नोन एज ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये आपका क्या ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब अनुक्रमण उस समुदाय के जीवित प्रजातियों द्वारा किया जाता है तो प्रक्रिया को ऑटोजेनिक या स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। क्या? जब समुदाय के जीवित प्रजातियों द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या कह रहा है? बाहरी। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 हो गया, 11 नंबर पे। 11 क्या कह रहा? तूफात उल मुहद्दिन प्रकाशित किया गया था। तो इसको किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। और ये राजा राम मोहन के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो ये आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक थे। और इनका जन्म अगर बात की जाए तो 22 मई 1772 में बंगाल में हुआ था। और इनको कई भाषाओं में की ज्ञान भी था। और इन्हीं को ही राजा की उपाधि अकबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रसेल कार्सन ने लिखा हुआ है। रसेल कार्सन द्वारा एक पर्यावरण विज्ञान की पुस्तक है। और इसमें क्या लिखा गया है? कल के लिए कल्पित कथा के बारे में लिखा गया है, यानी कि दुनिया को बदलता हुआ कल। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं 13, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया? हु प्रोपाउंडेड द सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी दिया था। किसने दिया था? आपका हैरी हेस ने। कि आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। हैरी हेस जो भौतिकवादी थे, जियोग्राफिक्स। और सागर नितल नितल प्रसारण मैग्मा के दरार में उत्पन्न उठने की प्रक्रिया है, क्योंकि पुरानी पपड़ी क्रस्ट खुद विपरीत दिशाओं में खींचती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा करता है और नया क्रस्ट बनाता है, और उसी से मैग्मा आपका ऊपर आने लगता है। और हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर 14 नंबर पर। 14 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आपका है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण यानी सिंथेसिस का स्थान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ये आपका राइबोसोम, इसमें आप सामने हो गया क्या? राइबोसोम। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें, ये ग्रेनुलर संरचनाएं होती हैं और ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है आपके जो कमजोर जनजातियां हैं? ये आपकी कमजोर जनजाति जो है आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब तक गृह मंत्रालय द्वारा 75 आदिवासी समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातियां वर्गीकृत की गई हैं, जो कि 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ये पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी है, स्थिर या घटती जनसंख्या इनकी, साक्षरता भी इनकी बहुत कम है और इनकी इनकम भी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन आते हैं 16 में,
16 में क्या आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और जकात का मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? खैराज और जकात का क्या मतलब है? तो देखते हैं हम लोग इसमें खैराज जकात का मतलब क्या था। ये खैराज और जकात किस रिलेटेड था? ये आपका टैक्स रिलेटेड था। किससे था ये? टैक्स। क्या हो जाएगा आपका? कर। और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? ये 1309 ईस्वी में जन्मा था। फिरोज शाह तुगलक एक टर्की शासक था और जिसका कार्यकाल था 1351 से 1388 तक दिल्ली का शासक था। खैराज यह लैंड टैक्स था जो कि उपज के 1/10 के लिया जाता था। और जकात क्या था? ये मुसलमानों की संपत्ति का कुल 2.5% टैक्स लिया जाता था। और जजिया का तो सबको पता होगा, ये गैर मुसलमानों यानी कि ब्राह्मणों से लिया जाता था ये टैक्स। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 17 नंबर। तो 17 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने की थी। किसने? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने ये शुरू किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑर्गेनाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री से ये जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ है? ये आपका यूएसए से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये कब स्टार्ट किया गया था? भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी एन भगवती के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। यह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 19 नंबर। वायुमंडल में आर्गन का परसेंटेज कितना है? क्या पूछ रहा है इसमें? एटमॉस्फेयर में आपका आर्गन का कितना परसेंटेज होता है? तो इसमें हम सभी के देख लेते हैं परसेंटेज। कितना नाइट्रोजन मिलता है, कितना ऑक्सीजन, कितना आर्गन, कितना नियान और हीलियम हाइड्रोजन, सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो आप इसमें अगर बात किया जाए नाइट्रोजन, तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपको मिलता है कितना होता है? लगभग 78% होता है। तो ये आपका क्या नाइट्रोजन दिया हुआ है। और अगर 20.995 ये क्या आपका ऑक्सीजन है जो दिया हुआ है। क्या ये? ऑक्सीजन है। और आर्गन का कितना परसेंटेज है? 0.93 है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और 0.008 ये क्या होता है? नियान होता है एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है आपका? हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, जिनान होता है। ये आपका बहुत कम मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। 20 में क्या करता है? मैचिंग करना है। किस कौन कौन सा मैचिंग करना है? आपका विद्रोह दिया हुआ है 1857 का, और नेतृत्व करता दिया यानी कि लीडरशिप किसने किया था 1857 के रिवोल्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। लखनऊ लखनऊ से आपका किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो आपका एक का 4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आपको क्या मिल गया? सी नंबर मिल गया। आगे आप मिला लीजिएगा। फैजाबाद में कौन नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और उसके बाद आपका बरेली में खान बहादुर ने किया था। और बागपत में शाहमल ने किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है? सी नंबर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगर और बात किया जाए, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? तो जनरल बख्त खान और बहादुर शाह जफर, जो वहाँ के मुगल सम्राट थे। कानपुर से नाना साहब थे। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थे। खान बहादुर खान बरेली से। और कुंवर सिंह आपके बिहार जो जगदीशपुर से आते हैं। झांसी से, ये तो सबको फेमस है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन आते हैं हमें 21 का। 21 आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? विच एमंग द फॉलोइंग पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन? किसने इसको रिपोर्ट प्रस्तुत किया आपका? ये आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेजेंट किया है। ये किससे रिलेटेड किया आपका? ये तापी विस्तार में वर्ष 1971 और 2018 के दौरान समुद्र के जल स्तर में 50% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका कारण है ग्लेशियर की बर्फ में
22% का नुकसान, आइस शीट में 20% का नुकसान, भूमजल में 8% की गिरावट हुई है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, नीदरलैंड समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले ये क्या है कंट्री हैं आपके। कौन कौन से हैं? भारत, चीन, बांग्लादेश एंड नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन आते हैं 22 में। ये भी आपका क्या है? मैचिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें लोक लेखा समिति कितने सदस्य थे? प्राक्कलन समिति, सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, पुस्तकालय समिति। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपके 22 सदस्य होते हैं। कितने सभी सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद आपका आता है एस्टीमेट कमेटी, इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। फिर आपका क्या आया? सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। और पुस्तकालय समिति में आपका 9 सदस्य होते हैं। थोड़ा इसमें डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ये आपका 1921 भारत सरकार अधिनियम के 1919 के माध्यम से गठित किए गए थे। और इसमें लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। अगर प्राक्कलन समिति की बात किया जाए एस्टीमेट कमेटी के, एस्टीमेट कमेटी में आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं आपके? इसमें 30 सदस्य होते हैं। और ये सभी कहाँ से होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं। इसमें क्या टोटल सभी क्या होते हैं? लोकसभा से। अब आते हैं पुस्तकालय समिति से। इसमें 9 सदस्य होते हैं, इसमें 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से होते हैं। और अगर बात किया जाए सदस्यों के वेतन और भत्तों से तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। बृहद क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? मास मूवमेंट, मास मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं मास मूवमेंट से कौन सही हो रहा है। अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। क्या कह रहा है? वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट फॉर इट। ये ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है। बहता जल, हिमनाद, वायु, लहरें और धाराएं जैसे कोई भी आकृति एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्या कह रहा है? नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव एंड करेंट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। क्या कह रहा है? मास मूवमेंट में आपका ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 23 का ऑप्शन क्या है? ये आपका ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि जो ये द्रव्यमान की गति धीमी से तेज हो सकती है, जिसमें क्या आपका सामग्री के उथले से गहरे स्तंभों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रेंगना हो गया, प्रवाह, स्लाइड और गिरना शामिल होता है। और ये बड़े पैमाने पर संचालन के लिए अपक्षय एक पूर्व आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आपका कथन 1 गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा सहायता प्राप्त होता है इसको, यानी कि किसके द्वारा मूवमेंट होता है? ग्रेविटेशनल के द्वारा, जिसकी वजह से भू आकृत एजेंट जैसे बहता पानी, ग्लेशियर, हवा, लहरें और बड़े पैमाने पर ये भाग नहीं लेते हैं। तो इस हिसाब से आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है? क्या पूछ रहा है इसमें? ब्रायोफाइट कौन सा है? तो ब्रायोफाइट कौन सा होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, काई है आपका। कौन है ब्रायोफाइट में? क्या आता है आपका? काई आता है। मोस, पन्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं? क्या पूछ रहा है इसमें? पन्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं? तो पन्ना और नगला बस्तियां कौन सी हैं? पल्ली बस्तियां हैं। कौन सा है? हैबिटेट, क्लस्टर नहीं है, न डिस्पर्टेड है। कौन सी बस्ती है आपकी ये? अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि पल्ली बस्तियां क्या होती हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं। ये छोटी छोटी इकाइयों को ही पल्ली के रूप में जाना जाता है। ये छोटी छोटी इकाई होती है, उनको पल्ली के रूप में जाना जाता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना या पाड़ा या पाली, नगला या ढाड़ी आदि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है? उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। हाँ, तो ये सही है। उसने सिकंदर सानी की
उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। ये भी ऑप्शन सही है, उसने शराब और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है। ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है। यह सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। ये आपको केवल रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है सर्टिफिकेट। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बी सेकंड नंबर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। और उसके बाद हम डिटेल देख लेते हैं। ये भोपाल रेलवे स्टेशन के यात्रियों को उच्च गुणवत्ता एवं पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए 4 स्टार राइट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। इसके बाद थोड़ा देखते हैं, इसको कौन जारी करता है? FSSAI ने जारी किया था। और स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, और इसकी टैगलाइन क्या थी? सही भोजन बेहतर भोजन। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधान से संबंध रखता है? Which part of the Constitution deal with the provision related to tribunal? तो ट्राइब्यूनल से कौन सा पार्ट रिलेटेड करता है? आपका 14A करता है। आपको पार्ट तो सभी याद होंगे। पार्ट ए में क्या है आपका, पार्ट 2 में क्या है, आप ये कमेंट करके बताएंगे हमें। और आपको ये शामिल किया गया था, जो ट्राइब्यूनल ऐड किया गया था 1976 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और आते हैं अगला क्वेश्चन 29। इसमें क्या आपका मैचिंग करना है, तो देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन आपका। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान दिया है, नेशनल पार्क दिया और स्टेट दिया है। तो नेशनल पार्क अंशी किस स्टेट में आपका? तो दूसरा क्या है? इंद्रावती। फिर क्या है? इटाकी गोविंद आपका अंशी कर्नाटका में है आपका, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, इटाकी आपका नागालैंड में है, गोविंदी आपका तमिलनाडु में। तो ये आपका सीधा सीधा मैचिंग है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो अटाकी यहाँ पे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, और यह उद्यान वनस्पति और जैव विविधता से समृद्ध है। इंद्रावती ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और इसका नाम इसका नाम पास के इंद्रावती नदी से लिया गया है। जिसका नाम रखा गया है इंद्रावती नदी से लिया गया है। और यहाँ पर दुर्लभ जंगली भैंस की अंतिम पीढ़ियों में से एक निवास स्थल है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान यह नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में एक है। कहाँ से? नागालैंड से। और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के लिए जाना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से किस्म के पौधे पाए जाते हैं? महोगनी हो गया, बांस हो गया, रतन हो गया और ताड़ा, इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। और अब देखते हैं लास्ट वाला गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही तमिलनाडु के ठीक मध्य में स्थित एक मात्र उद्यान है। अगला क्वेश्चन आते हैं 30। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह कब आक्रमण किया था? ये मोहम्मद शाह के टाइम पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, जिसे क्या कहता था? रंगीला। करनाल के युद्ध के टाइम, करनाल का युद्ध जो हुआ था 24 फरवरी 1739 में। मुगल भारत पर आक्रमण के दौरान ईरान जो था, ईरानी थे आपके नादिर शाह, राजवंश के नादिर शाह ने एक निर्णायक जीती थी। और आक्रमण करने के तत्कालीन कारण क्या था? नादिर शाह ने उस अवहेलना का इस्तेमाल किया जिसके साथ मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दूतों को संभाला था। और नादिर ने भारत की अपार संपत्ति के बारे में सुना था, और उसका लालच उत्तेजित हो गया था, उसी वजह से उसने आक्रमण किया था। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 10% नियम की अवधारणा दी गई थी, यानी किसने दिया था? 10% लॉ, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रेमंड लिंडमैन ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यानी कि जो
एनर्जी ट्रांसफर होता है ये 10% होता है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो 10% नियम से होता है। यानी कि अगर जैसे कि ग्रास हो गया आपका, फिर फ्रॉग हो गया, उसके बाद आते हैं जो आर्डर में, उस हिसाब से 10% आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रेड यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हो सकते हैं, ये सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बारे में 1920 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृत नहीं है? क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म? तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इसमें कौन सा नहीं है? कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये सर्क नहीं है। कौन सा नहीं है? सर्क। अगर इसके डिटेल देखें सब, मोरैन, जलोढ़ और क्या है, स्टैग्मेमाइट्स, ये आपके क्या है सब? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? तो कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? देखते हैं। ये डायरिया, जॉइंडिस और अपेंडिक्टिस। कौन सा? अपेंडिसाइट्स। इसमें आपके सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं हम लोग। 35 देखते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था, ये सही है। 1976 के तहत स्थापित किए गए थे और इसकी स्थापना 1975 में किए गए थे। और जो पहला आरआरबी बैंक था, प्रथमा बैंक था। आरआरबी में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी होती है। ये भी ऑप्शन क्या है आपका? ये 75 नहीं इसमें आपका जो केंद्र सरकार होती है 50% होता है, और राज्य सरकार 15%, और जो प्रयोजक होता है यानी प्राइवेट पार्टनर 35% होता है। तो हिसाब से आपका 50, 15, 35 हिस्सा होता है। तो ये बी नंबर अब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को क्या लोन देना था, ऋण देना था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये सभी क्या है? बाबर ने लड़ा था। पानी पी खाना खा, पानी पी खाना खा और चाचा के घर जा, इससे आप याद कर सकते हैं। खानवा का जो आपका हुआ था 1927 में हुआ था, और अगर चंदेरी की बात किया जाए ये 1528 में होता है, यानी 1527 में होता है। खानों के जो 1527 में होता, चंदेरी के युद्ध आपका 1528 में हुआ था, घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था, और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36, निम्नलिखित में से नहीं, 36 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा इस हिस्ट्री को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, आपके इसमें आल सही है। सार्स यानी सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पर आपके स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ये क्या है आपका? ये सरस, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक उच्च जोखिम वाला उच्च लाभ प्रयोगक प्रयास है, जो कि 2020 की शुरुआत में कर्नाटक के दंडागली झील और शरावती बैंक वाटर पर तैनात किया गया था। 38 में आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, उनमें देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, करा यह 1966 में प्रकाशित किया गया था। तो इसमें क्या आपका दोनों सही है, और सेम इसका कारण भी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 39 पर। निम्नलिखित में पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार में लगाइए। तो आपका ये क्या है?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका कब हुआ था? 1987 में हुआ था। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसके बाद करते हैं फिर कार्टाजोना, ये आपका कब हुआ था? 2003 में हुआ था। क्योटो आपका 1970 में हुआ था। तो आपका क्या आ जाएगा? मॉन्ट्रियल आ जाएगा फर्स्ट, फिर क्योटो 1414 आपको यहाँ मिल गया। फिर उसके बाद कार्टाजोना, फिर उसके बाद नगोया आ गया। नगोया का आपका टाइम क्या है? 2010 है। इस हिसाब से आपका यानी कि 1987 में आपका मॉन्ट्रियल हो गया। 1900 सॉरी 1987 में आपका क्या हो गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। 1997 में आपका क्योटो हो गया। उसके बाद कार्टाजोना हो गया 2003, और 2014 में आपका नगोया हो गया। तो इस हिसाब से 1 4 3 2 टाइम पीरियड हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। पुर्तगाल द्वारा नियुक्त कार्टेज प्रणाली। तो कार्टेज प्रणाली क्या थी आपका? ये एक ट्रेड लाइसेंस था। क्या था? व्यापार लाइसेंस था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम लोग। 41 में कार्बन पृथक्करण से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कार्बन शिव कार्बन पृथक्करण। तो इसमें देखते हैं कौन सा है इसमें। ये पौधा मिट्टी भूगर्भीय संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है ये अल्पकालिक स्टोरेज नहीं है, ये दीर्घकालिक स्टोरेज है। कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज के संदर्भित करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? रैमसे मेयर के द्वारा की गई थी। क्या किया गया था? द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। किसके द्वारा किया गया था ये आपका रैमसे मेयर के द्वारा किया गया था टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। इसमें क्या करें? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या करें? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से कहाँ तक एक्सटेंड है? ये तो 18 किलोमीटर तक। ये आपका वेरिएबल होता है, 12 से 18 किलोमीटर इसको मानते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का 50 किलोमीटर तक, ये बिल्कुल सही है आपका। फिर क्या क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल आपका कहाँ तक है? ये आपका 50 से 80 किलोमीटर तक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी नंबर। आइनोस्फीयर, ये आपका 400 किलोमीटर, ये सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसेक्राइड होता है? डाइसेक्राइड होता है तो कौन होता है? ये लैक्टोज होता है। यानी ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से जो बनता है क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। सारफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? क्या है ये सारफेसी? सारफेसी आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। ये 2002 में आया था। कब आए थे? 2002 में आया था। ऑप्शन आपका बी नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। शेर शाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमलिक कौन था? जो शेर शाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक कौन था? सॉरी, इसमें कौन था? ये खुफिया विभाग के प्रमुख था, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन आते हैं 47 नंबर। समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। यानी किस चीज के समीक्षा के लिए अमरजीत सिंह सिन्हा कमेटी बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? मनरेगा के लिए बनाई गई थी कमेटी, मनरेगा की देखभाल के लिए और इसकी समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 48 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है? यानी कि रेत खनन से कौन कौन सा परिणाम नहीं हो सकता है? तो देखते हैं इसमें कौन सा परिणाम नहीं है। डैमेज द कोस्टल इकोसिस्टम। हाँ, तो डैमेज करेगा। अगर बालू निकाले, सैंड निकाली जाएगी, सैंड माइनिंग की जाए तो कोस्टल जो इकोसिस्टम डैमेज होगा। डैमेज टू रोड्स एंड ब्रिज, ये भी डैमेज होगा। ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी सही कह रहा है। भूजल तालिकाओं की कमी होगी। नदी के कटाव को कम करना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नदी के कटाव को कम कैसे करेगा जब वैसे ऑलरेडी निकाला जा रहा है, सैंड माइनिंग की जा रहा है, तो कम कहाँ होगा? नदी कटाव को इसमें बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे देखते हैं। इसने बंगाल में द्वैत शासन को
समाप्त कर दिया था। कहाँ पर? बंगाल में। ये आपका ऑप्शन सही है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। इसमें क्या पूछा आपका? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे, और ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस हिसाब से कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन किसमें है? केवल सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 49 का 49 का आपका सी सही हो जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें जो इलाहाबाद की 2000 और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ये 12 अगस्त 1965 को हुई थी। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। तो अर्थात कथन आपका जो सेकंड है सही है। उससे पूछा क्या है? सही कौन सा नहीं है? सही कौन सा नहीं है? इसमें बंगाल का द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका ए नंबर। आते हैं फिर, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बायो रेमेडिएशन देखते हैं। इसमें इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए किया जाता है। सही पूछा है, तो ये आपका सही है। इसको क्या किया जाता है? दूषित भूजल को साफ करने के लिए। यह हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है। क्या कह रहा है? इट आल बी डन एट द साइट ऑफ कंटामिनेशन। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि कहीं भी किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर बातें हैं, यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे क्वेश्चन है आपका? ये वृद्धावस्था पेंशन से पूछा है। तो इसमें क्या है? जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सही है, क्योंकि वृद्धावस्था है तो 60 से ऊपर ही होगा। अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी पात्र होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक ही पेंशन का आप लाभ उठा सकते हैं। और इसमें कितना आपका इस योजना का लाभ लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र की जो आय होना चाहिए, 46,000 से लेकर 56,000 तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं 52, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा? ये बेरोजगारी भत्ता। आवेदक के पास स्नातक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, क्या कह रहा है? आयु सीमा 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ये सी नंबर सही है, यानी कि आयु सीमा क्या होना चाहिए? 25 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जो आवेदक के पास योग्यता है, ये मिनिमम हाई स्कूल की होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन आपका 1 गलत है। और इसमें जो प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा कितना? 1,000 रुपया खाते में सीधा भेजा जाएगा। लेकिन जो कि वार्षिक आय 36,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए परिवार के। अगला क्वेश्चन आते हैं 53 में, तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या कह रहा? घना कोहरा इसके प्रमुख परिणामों में से एक है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो जब कोहरा होगा तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा रात के टाइम पर, वो नीचे गर्म हो जाएगा उसकी वजह से। और इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु की भी होना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो आपके इसमें कौन सा हो जाएगा उनका? बी नंबर, यानी कि 53 क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज होता है वैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। और साफ आसमान और शांत वायु के साथ एक लंबी सर्दियों की रात व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। और खास करिए सर्दियों के मौसम में सुबह के समय घना कोहरा एक सामान्य घटना है। अगला क्वेश्चन आते हैं 54 में, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? क्या कहता है? इवेपोरेशन के कारण को कौन प्रभावित करता है? तो इसमें देख लेते हैं हम कौन से प्रभावित करते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपके सभी इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड भी मैटर करती है। और इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, SLR स्टैट्यूटरी, क्या करें? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इससे पूछा सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यही गलत होते हैं। तो सही नहीं है पूछा है, हम लगा देते हैं सही है।
तो देखते हैं कौन सही नहीं। यह वह राशि है जो एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अपने पास रखना होता है। क्या कह रहा है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है उनको अपने पास रखना पड़ता है, तो सही है, एसएलआर को अपने पास रखना पड़ता है। जो कि एसएलआर के इतनी टाइप कितना परसेंट है, 18% है। इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित किया गया। क्या कह रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत परिभाषित किया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। इसकी गणना प्रतिदिन नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के आधार पर की जाती है। ये भी आपका सही है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 40% है। हमने बताया कि मिनिमम सीमा कितना है, 18% है, और इसको आरबीआई बढ़ा सकता है टाइम टू टाइम, जो कि अधिकतम सीमा 40% दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर की नीति की विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा है, अकबर की नीति की विशेषता कौन सी नहीं। देखते हैं, इबादत खाने की स्थापना, ये थी। पूजा की स्वतंत्रता, ये भी थी। लैंड ग्रांट्स, ये भी था। मुसलमानों को उच्च नागरिक और सैन्य पद, ये आपका ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, ये डी नंबर। जब बाह्य बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है। इस घर्षण को किस नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है, जब बाह्य बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है। इस बल को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत के रूप में जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं 58। चैत्य, पूरन, भगत और भर्तहार प्रमुख है। तो क्या है ये सब, चैत्य, पूरन, भगत, भर्तहार, ये सब आपके क्या है, लोकगीत हैं। क्या है ये, फोक सॉन्ग है। बिरहा, चैत्य, भोला, कजरी, रूस, आल्हा, पूरन, पूरन भगत और भरतहर उत्तर प्रदेश के सभी ये क्या है, प्रमुख लोकगीत हैं। 59 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वांगला नृत्य करती है, यानी कि वांगला डांस कौन सी जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है, गारो करती है, जो कि कहाँ पाई जाती है आप इसको कमेंट करके बताएंगे वांगला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। और इसे 100 ड्रमों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय डांस है। ये तो आपका फेमस क्वेश्चन क्या है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। नौटंकी कहाँ का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले ही करते हैं। IMT ट्रिलाट निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो 60 देखते हैं क्या है, 61 देखते हैं क्या सही है। IMT क्या है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य एक क्या है, ट्रिलेट ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके मध्य, आई बदलाव इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। 62 में आते हैं, 62 क्या आपका मैचिंग करना है। मेला और स्थान क्या दिया है, दादरी का पशु मेला, सुलाकुल उत्सव, माघ मेला, हरिदास जयंती उत्सव, इसको आपको मैचिंग करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो जो दादरी का पशु मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है आपका, बलिया में। ये कब होता है आपका, ये कार्तिक पूर्णिमा में होता है। दादरी का बलिया, तो बलिया तो आपको देख लेते हैं, ए का ए, तो इसमें 2 में दिया हुआ वो देखते हैं हम लोग। माघ मेला आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से, ए नंबर। इसी सीधे से सभी मैचिंग दिया है। दादरी का पशु मेला बलिया, सुलाकुल उत्सव आगरा, माघ मेला आपको तो पता ही है फेमस है प्रयागराज, हरिदास जयंती मथुरा। और अगर मेले की बात किया जाए तो ताज महोत्सव आपका आगरा मनाया जाता है, लठमार होली आपका बरसाना मनाया जाता है, और कुंभ प्रयागराज में। अब आते हैं 63 नंबर पर, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या दिया है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात दक्षिण वाट होते हैं। क्या कह रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन आर क्लॉकवाइज, यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन चलते हैं, क्या कह रहा है वो कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। दूसरे क्या कहता है, प्रति चक्रवात में केंद्र पर दाब अधिक होता है। एंटी साइक्लोन द प्रेशर एट द सेंटर इज हाई। फिर कोरियोलिसिस बल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कोरियोलिसिस फोर्स एक्ट लाइक ए बैरियर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही है। ये आपका ऑप्शन जो एंटी साइक्लोन होते हैं इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर हाई होता है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। और जो ये दिया है क्या, द एक्स्ट्रा ट्रॉपिक साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और साइक्लोन जो होते हैं वो कहाँ से मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। तो आपका 3, 2 एंड 4 ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन सा, 2 एंड 4, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें, बी नंबर। जो कि आप अगर बात की जाए जो प्रेशर होता है अगर साइक्लोन में, जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, तो सेंटर में प्रेशर होता है साइक्लोन में बिल्कुल लो प्रेशर होता है सेंटर में, और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है। और जिसका मूवमेंट होता है साइक्लोन का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो एंटी साइक्लोन का मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है। कहाँ पर, नॉर्थ में। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में। 64, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, किसके सामने पूछा है, धातु। धातु कैसे होते हैं, कह रहा है डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। ये आपका सही ऑप्शन है। डक्टाइल मतलब कि जो इजिली आपका कोई अगर धातु उसको इजिली तार के रूप में खींचा जा सके, बनाया जा सके। मेलेबल क्या होता है, जिसको आसानी से पीटा जा सके। पारा एकमात्र ऐसा धातु जो कमरे के तापमान में ही द्रव अवस्था में होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। पारा किस अवस्था में आपका होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपका इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 65, निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के गठन की सिफारिश की थी, यानी क्या करा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की सिफारिश, गठन की सिफारिश किसने किया था, ये रघुराम राजन कमेटी ने किया था। किसने किया था, ये रघुराम राजन कमेटी ने किया था। अब आते हैं हम लोग 66 में। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की थी, ये बाबर द्वारा शुरू की थी। यानी मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति चंगेज खान द्वारा किया गया था। ये सेना की दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित की जाती थी, और इसे सबसे पहले उत्तर भारत में बाबर ने पेश किया था। किंतु लेकिन यह अकबर ही था जिसने मुगल सैन्य व्यवस्था में नागरिक प्रशासन सुधार तथा दो नई अवधारणा जात और सवार की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन आते हैं 67 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है, क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट का एप्लीकेशन इसमें कौन सा है। तो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका क्या हमें उपयोग होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में उपयोग कर सकते हैं। ए टेलीमेडिसिन में, ये भी सही है। नेविगेशन में, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आते हैं 68 में। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गुफा एक लंबवत चट्टान पर बनी है। ये आपकी गुफा अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो गुफाएं हैं ये आप कैसे हैं, लंबवत है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। ब्राह्मी लिपि को 1837 में निम्नलिखित किसके द्वारा पढ़ा गया था, किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये तो फेमस क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ाया गया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 70 नंबर पर। इसको क्या करना है, मैचिंग करना है। सूर्य मंदिर और राज्य, यानी कि कौन सा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा, मोढेरा आपका भी, मोढेरा स्टेडियम का भी नाम बदला गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से किया गया था। कहाँ पर है आपको सबको पता होगा, क्योंकि आईपीएल इस टाइम चल रहा है, तो मोढेरा तो नाम सुना ही होगा। तो मोढेरा कहाँ पर है आपका, ये गुजरात में। तो ए का कहाँ जा रहा, 4 जा रहा, तो ऑप्शन सी डी में कोई सही होगा। तो सूर्य नारायण मंदिर तो सीधा सीधा मैच कर रहा है, 3 हो गया। अब देखते हैं हम लोग कोणार्क। कोणार्क कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। और मार्तंड कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें आपका 4, 3 एंड 2, 4, 3, 2, 1। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन आते हैं 71। 71 में देखते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण कला और शिल्प के संदर्भ में सुमेलित करना है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कला शिल्प और स्थान, यानी कि कौन कौन से आर्ट क्राफ्ट किस जगह पर मिलते हैं, देख लेते हैं।
स्टोन क्राफ्ट क्या कह रहा है, कहाँ पर है अवेलेबल है स्टोन क्राफ्ट आपका? स्टोन क्राफ्ट आपका आगरा में है। तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 का 4, क्या मतलब आपका सीधे सीधे ऑप्शन डी हो गया। आप और मैच कर सकते हैं। पीतल के बर्तन आप कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद। फिर किंग का वाराणसी। मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा। अगर और देखा जाए चिकन करी आपका लखनऊ के लिए, लखनऊ फेमस है। मिट्टी के बर्तन होगा खुर्जा, और जो कांच के बर्तन आपका फिरोजाबाद है। और कालीन, कालीन भैया कहाँ आपके हैं? मिर्जापुर। ये तो आपको क्वेश्चन रटा होगा, कालीन भैया। मिर्जापुर कालीन बनाई जाती है, फेमस है आपके मिर्जापुर की। 72 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है? तो कौन सा शिलालेख कलिंग की विजय को दर्शाता है? शिलालेख 13वां, जो रॉक एडिक्ट है 13वां नंबर। इसमें चौथा, सातवां और शिलालेख सातवां दिया, इसके बाद देख लेते हैं। तो जो स्तंभ शिलालेख आपका छठा है, ये धम्मनीति से रिलेटेड है। जो स्तंभ शिलालेख आपका सातवां है, ये धम्मनीति के लिए अशोक द्वारा दिए गए कार्य हैं। फिर इसमें और क्या दिया है? शिलालेख सातवां, ये सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का अनुरोध करता है। और जो आपका बताएं ये कलिंग के लिए है कौन सा? 13वां नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 73 में। इसमें नदी और प्राचीन नाम को मैच करना है। क्या कह रहा है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? दृश्य दूत के नाम से जाना जाता है, दृश्य दूती। झेलम, झेलम किस नाम से जानी जाती थी आपका? वितस्ता। किस नाम से? वितस्ता, यानी कि 1 का 2, यानी कि ए का 2, बी का 1। तो कौन सा सही हो रहा है? ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला। गंडक नदी, गंडक सदा नीरा और सतलज सुतात्री। अगर और नदियों के नाम देखें, यानी जो प्राचीन नदियां हैं किस नाम से जानी जाती थी? घाघरा आपका द्रुष्टद्युति हो गया, झेलम वितस्ता हो गया, और स्वात स्वस्ति हो गया, गोमल गोमती होता है, कुर्रम ये कुरमू नदी आपकी, काबुल कुंभा हो गया, रावी पैसुनी हो गया, व्यास विपाशा है, चिनाब अस्कनी है, सतलज सुतात्री है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। पारमाणिक पारो परमाणिक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? एटॉमिक मॉडल के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। किसके बारे में पूछा है? एटॉमिक मॉडल। तो देखते हैं इसमें। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने कहा कि परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो थॉमसन ने बताया था कि धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है परमाणु में और इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। ठीक। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु का एक धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ये भी आपका ऑप्शन सही है। ये तो बच्चों का आपका आता होगा क्वेश्चन नंबर 74। अगला आते हैं 75 में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका बाड़ा लाचा है, बाड़ा लाचाला और शिवकिला, दो थे दर्रे यहाँ पे। कौन कौन से? बाड़ा लाचा और शिवकिला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? शिवकिला। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा है। उत्तराखंड में आपका कौन सा है? थांगला, नीतला, लिपुलेख। सिक्किम में आपका नाथुला और जेलेप है। 76 नंबर पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजल्स के नियम के संबंध में सही है? तो एंजल्स नियम कौन सा है? जैसे जैसे आयु बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन यही है। यानी एंजल्स नियम क्या कहते हैं? जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है वैसे आपकी खाद्यान्न की खरीद में कमी हो जाती है। ये आपका एंजल्स लॉ है। और अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 77 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के विद्वान में शामिल था? यानी कि अकबर के दरबार में कौन कौन से विद्वान शामिल थे? तो कौन है इसमें आपका सही है? आपका अब्द अल कादिर बदाऊनी था, अबू फजल इब्न मुबारक था। तो इसमें दोनों आपका ए और बी दोनों थे, इस हिसाब से आपका डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। जो को अब्द अल कादरी बदाऊनी ये इंडो फारसी इतिहासकार था। जो अबुल फजल था ये कौन था? ये शाही दरबारी का सदस्य था। ये 9 रत्नों में से एक था, और इसी ने अबुल फजल ने अकबरनामा का लिखा था। क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं। माइक्रोवेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइक्रोवेव क्या होता है? दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। हाँ, तो इसमें क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। दे आर इमिटेड बाय स्टार्स। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये स्टार द्वारा उत्सर्जित
नहीं होते हैं, ये तारों द्वारा क्या करा है, ये तारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 79 नंबर, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन देखते हैं 79 में, वास्तुकला की, यानी क्या कह रहा है, वास्तुकला के पलेडियन अवधारणा प्रस्तुत किए गए थे। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये? कौन सी अवधारणा? पलेडियन। तो पलेडियन किसके द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? ब्रिटेन के द्वारा ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। जो कि क्या बताता है, जब ब्रिटिश पहली बार भारत में एक शक्ति बने तो इंग्लैंड में पलेडियन और बैराग प्रचलित शैलियाँ थी वहां पर, और इन्होंने ये इंडिया में भी इसको प्रचलित किया था, पलेडियन। इसमें क्या होते हैं प्लेडियन में, ये अपनी शानदार समरूपता, शास्त्रीय तत्व और भव्य उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 80 नंबर पे, उत्तर प्रदेश का निजामाबाद प्रसिद्ध है, यानी उत्तर प्रदेश के निजामाबाद किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। जो निजामाबाद के उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आजमगढ़ में स्थित है और अपनी चमकदार काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, और इसको 2015 में जीआई टैग भी मिल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये इसको कवर किया गया है। तो आज हमने आपका 1 से लेकर 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। 1 से लेकर कहाँ तक करा दिए हैं? 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आपको 81 से लेकर 150 तक आपको कल क्वेश्चन कराएंगे। यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जैसे हम आप क्लास अपलोड करेंगे वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए आपको क्लास लेने में देरी नहीं होगी। तो क्लास हम आज आप यहीं समाप्त करते हैं। सो धन्यवाद क्लास आपको बने रहने के लिए। थैंक यू, और कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें।